नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस एनसीईआरटी हिंदी की क्लास में। तो मैंने सोचा पेपर से पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए जाएं। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है। फटाफट से हम लोग प्रश्न देखेंगे और आपका काम क्या है कि आपने सिर्फ आंसर करके देखने हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस लेसन को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। अभी भी एक दिन है तो आप उस लेसन को दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, नमक के दफ्तर से 1 मील दूर कौन सी नदी बहती थी? तो नमक का दारोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। ठीक है, और जो बंशीधर थे वो दारोगा लगे हुए थे। वहाँ पर उनका जो दफ्तर था उसके पास से नदी कौन सी बहती थी, आपने लगा के देख लिया होगा। तो जमुना नदी बहती थी, और जमुना इसी तरीके से लिखा हुआ है उसमें, और ऑप्शन में इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो यही आपने सही करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जमादार बदलू सिंह किस कहानी का पात्र है? तो आपको याद आ गया होगा कि बदलू सिंह नमक का दारोगा कहानी का ही पात्र है, जिसको वंशीधर ने अलोपी दीन को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया था, हुक्म दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर नमक का दारोगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पूरी मतलब के 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी से ही मैंने प्रश्न लिए हैं, तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं। सत्यजीत राय द्वारा की गई फिल्में कितनी हैं? तो कितनी फिल्में हैं? 30 फिल्में हैं। ठीक है, कितनी फिल्में हैं? 30 फिल्में हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि एनसीईआरटी 11वीं 12वीं से जितने भी मुश्किल आसान प्रश्न बन सकते थे, ठीक है, तो मैंने मतलब लेखक परिचय से और रचना से बनाए हुए हैं। वीडियो अपलोड हो चुकी है सारी। कब से हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर रिवीजन वगैरह करनी हो तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न मैंने बना के करवा रखे हैं जो मतलब बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सत्यजीत राय ने 30 फिल्में की थी टोटल। स्पीकिंग ऑफ शिवा किसकी रचना है? तो ये अक्क महादेवी की रचना है, स्पीकिंग ऑफ शिवा, जिसके गुरु थे चन्न मल्लिकार्जुन। ठीक है, और हिंदी रूपांतर है इसका वचन सौरभ। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र को उसके पापा क्या कहा करते थे? तो जिस बच्चे ने कल की क्लास देखी है तो पता है कि भवानी के 4 भाई थे, और उसके पिताजी चारों भाइयों को सोना और भवानी को सुहागा कहा करते थे। ठीक है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माँ कहाँ तक पढ़ी थी? तो भवानी जी की माँ बिल्कुल अनपढ़ थी, निरक्षर थी। यहाँ तक कि वो भवानी को पत्र लिख के उसकी मतलब कि उसकी स्वास्थ्य के बारे में, उसकी राजी खुशी के बारे में पूछ भी नहीं सकती थी, तो वो अनपढ़ थी। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। किसान की बेटी अपनी माँ के मरने के कितने दिन बाद मर गई थी? तो जब किसान की पत्नी मर जाती है तो उसकी छोटी सी बेटी थी जो माँ के दूध पर पल रही थी, माँ के मरने के 2 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, निकल रहा है जल निधि पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। तो ये पंक्तियाँ किस पंक्ति की हैं? तो ये पंक्तियाँ पथिक कविता से हैं, राम नरेश त्रिपाठी की कविता है। और कवि कह रहा है कि समुंदर की मतलब सतह से जैसे ही सूर्य उदय हो रहा दिखाई देता है तो ऐसे लगता है जैसे लक्ष्मी माता के मंदिर का गुंबद हो। ठीक है, मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु थे रैदास। ठीक है, उस टैक्सी ड्राइवर का क्या नाम था जिसने सैयद हैदर रजा को रहने के लिए टैक्सी दी थी? तो यहाँ पर राल्फ सही आंसर हो जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, इसके अलावा क्या मैं बात कर रही थी, चलो बाद में बात करते हैं। आँखों देखा झूठ किसका कहानी संग्रह है? तो आँखों देखा झूठ मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, स्पीति की मुख्य फसल क्या थी? तो स्पीति में एक ही फसल उगाई जाती थी। वहाँ उगाई जाने वाली फसलें ये चारों या मटर, सरसों, गेहूँ और जौ। अगर मुख्य पूछ ली जाए तो जौ कर सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी परिक्रमा किसकी रचना है? तो पृथ्वी परिक्रमा कृष्ण नाथ की रचना है। कृष्ण नाथ की रचना है पृथ्वी परिक्रमा। ठीक है,
धनराम व मोहन किस कहानी के पात्र हैं? तो गलता लोहा के पात्र हैं धनराम व मोहन। ठीक है। एक पेड़ की याद शब्द चित्र किसका है? तो ये हो जाएगा शेखर जोशी का। किसका? शेखर जोशी का। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि भवानी अपने माता पिता को सावन के द्वारा संदेश देते हुए कि मेरा वजन कितना हो गया है, डैश हो गया है। मतलब सावन के द्वारा कवि अपना संदेश भेज रहा है अपने परिवार वालों के पास। तो कह रहा है कि मैं हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, स्वस्थ हूँ और मेरा वजन हो गया है 70 किलो। अच्छा भोजन करता हूँ, 70 किलो मेरा वजन हो गया है। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ठीक है। देवदास उपन्यास किसका है? शरत चंद्र का। किसका है? शरत चंद्र का। पटकथा लेखन नामक पुस्तक किसकी है? तो ये मनोहर श्याम जोशी की है पुस्तक। ठीक है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये निर्मला पुतल की है। आओ मिलकर बचाएं रचना से हैं। ठीक है। जो संथाल जाति आदिवासी जाति के लिए मतलब के कविता लिखी है कि बस्तियां ना उजाड़ी जाएं इस तरीके से। ठीक है। आगे किसी के मर जाने पर गाया जाने वाला गीत मरसिया कहलाता है। तो यहाँ पर ऊपर गलत लिखा है, ये होता है मरसिया। ठीक है। पाश के अनुसार इनमें से कौन सी स्थिति खतरनाक है? अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था, शासन के प्रति गद्दारी का भाव, मनुष्य द्वारा मृत शांति का आवरण ओढ़ लेना, या फिर जुगनू की लौ में पड़ना। तो पहली, दूसरी और चौथी स्थिति बुरी है लेकिन खतरनाक नहीं है। मनुष्य द्वारा मृत शांति का आवरण ओढ़ लेना, अन्याय को देखकर ऐसे ही बर्दाश्त करते रहना, उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाना, अन्याय को चुपचाप सह जाना, यही क्या है? खतरनाक स्थिति है पाश के अनुसार। कमेंट में जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं कमेंट में लिखना है कि पाश का जो वास्तविक नाम था क्या था और किस भाषा के कवि हैं वो। मृत शांति से भर जाना खतरनाक है पाश के अनुसार। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है कब प्रकाशित हुआ? तो 1998 में ये प्रकाशित हुआ था। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? तो कपास कोमलता का प्रतीक है। बच्चे जन्म से ही अपने साथ कोमलता लेके आते हैं। ठीक है। तो कोमलता हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। ठीक है, इसको मत देखना। आगे कोमलता ही इसका आंसर है। शरद ऋतु की बात हो रही है, क्या चलाते हुए आता है? तो शरद अपनी चमकीली साइकिल पर बच्चों को चमकीले इशारे करते हुए आता है कि शरद में आओ पतंग उड़ाओ। ठीक है। कुंवर नारायण को किस कवि के नाम पर सम्मान मिला? तो कबीर के नाम पर कुंवर नारायण को सम्मान मिला हुआ है। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? 1990 में। ठीक है। कहाँ हुआ पूछा है? तो दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा जाता है? तो दूरदर्शन वालों को समर्थ शक्तिवान कहा गया है क्योंकि वो एक अपाहिज को कैमरे के सामने लाते हैं और उससे बार बार पूछते हैं कि आपको अपाहिज बनकर कैसा लग रहा है। तो ये उनकी जो कोशिश होती है उसको रुलाने की, उस अपाहिज को रुलाने की, और इतनी मतलब संवेदनशीलता उनमें है कि उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। और जब तक मतलब ऐसा करते रहते हैं जब तक कि वो अपाहिज और देखने वाले दर्शक रो ना पड़े, तो यही उनकी कोशिश होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पताली गुफाओं अंधेरे की गुफाओं में बिबरों में। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में बिबरों में। तो ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ मुक्ति बोध की हैं। ठीक है। मुक्ति बोध की ये पंक्तियाँ हैं। कवि ने ऊपर तुम की तुलना किससे की है? तो ऊपर तुम चांद से की है।
सहर्ष विकारा कविता है जो, उसकी बात हो रही है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यह कविता किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की है। कविता का नाम क्या है? उषा है। ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 का हिंदी रूपांतर किसने किया? तो ललई यादव ने किया था। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर की ये रचना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और इसका हिंदी रूपांतर नाम है, हिंदी का जो नाम है जाति भेद का उच्छेद है। बाबा साहेब अंबेडकर की प्रथम प्रकाशित कृति कौन सी है? तो कौन सी है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 में ये प्रकाशित हुई थी। किसके आक्रमण से भयभीत लोग स्पीति छोड़कर भाग गए थे? तो जोरावर सिंह के। ठीक है। एन फ्रैंक का 12 जून 1942 को कौन सा जन्मदिन था जब उसे उपहार में डायरी मिली थी? तो कौन सा जन्मदिन था? वो एनी फ्रैंक का 13वां जन्मदिन था। 12 जून 1929 को जन्म हुआ था। ठीक है, 12 जून 1929 को जन्म हुआ था और 45 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, एन फ्रैंक की बहन का क्या नाम था जिसकी वजह से मतलब कि उन पर मुसीबत आई थी? तो वो क्या था? मार्गोट। क्या नाम था? मार्गोट। द डायरी ऑफ ए जंग गर्ल कब प्रकाशित हुई? तो कब? 1952 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी एनसीईआरटी, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण पढ़ते रहते हैं। ठीक है, क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अब पेपर के बाद बातचीत करेंगे कि कैसा हुआ पेपर, किसका कैसा हुआ, कैसा पेपर लगा, कितने नंबर आए, तो बाद की डिस्कशन करेंगे। ठीक है।